अब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये शहर है। ये आपको बताया था कि ऊपर से डक्ट आने के लिए है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये शाफ्ट को हम एज अ पार्टीशन वॉल कंसीडर करें या ना करें, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो डक्टिंग गुजर रही होगी, तो वो डक्टिंग तो इंसुलेटेड होगी, और ये शाफ्ट ऊपर छत तक जा रही है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एम्बियंट एयर, बाहर की हवा इसमें ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम एक अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर हम इसको एज एन एज अ इंटरनल पार्टीशन वॉल कंसिडर, पार्टीशन वॉल एक्सटर्नल तो नहीं कर सकते ना, इंटरनल ही करेंगे। ठीक है, अगर ये ऊपर से कवर्ड है, हमें नहीं इस वक्त पता होगा कि ये वो क्या कर रहे होंगे, इसको कवर करेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि इसको हम इसको एज अ पार्टीशन वॉल कंसिडर। ठीक है ना, पार्टीशन वॉल कंसिडर करेंगे तो फिर इसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर तो हमें पता चल गया। आगे हम ना एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। ये शौकत खान शावर का प्रोजेक्ट है, हमने हमारी कंपनी में किया था। तो इसमें हम कूलिंग लोड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो पहले दो सेशन हमारे हुए थे ना, उसमें हमने आर्किटेक्चर ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग पढ़ी कि आर्किटेक्चर ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, दरवाजे का सिंबल क्या है, कॉलम का सिंबल क्या है, ग्रिड क्या होती है, ग्रिड लाइन्स क्या होती हैं, सेक्शन क्या होते हैं, एलिवेशन क्या होता है, ये सारा हमने। तो उसको तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, वो बड़ी नॉर्मल। तो हम कूलिंग लोड कैलकुलेशन में हैं। तो इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो इस वक्त हम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डाटा टेक ऑफ। तो हम कहते हैं डाटा टेक ऑफ। इसमें हीट जो है, हमें देखना है कि हमारे, क्योंकि हम यहाँ पे कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी, तो हीट हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी तरफ ट्रैवल करेगी, उससे बाहर की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी, उसकी तरफ ट्रैवल करेगी। ठीक है ना, क्योंकि बाहर हीट ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है ना। आजकल तो सर्दियाँ हैं, लेकिन नॉर्मली जो है हमारा मेजर जो सीजन है वो गर्मियों का सीजन है, तो लॉन्ग सीजन। अब वो बिल्डिंग, जो भी हमारी बिल्डिंग है उससे बाहर जो है वो टेम्परेचर हमारे इंडोर एनवायरनमेंट की निस्बत ज़्यादा होगा। तो हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करती है, ऐसे ही है। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करती है। जैसे जैसे जो बंदा मर जाता है तो फिर मुर्दा ठंडा हो जाता है, ऐसे उसकी जो हीट जो है वो एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर देती है। लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट गर्म है ज़्यादा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बंदे का टेम्परेचर है, तो उससे ज़्यादा 47 है, तो बंदा ठंडा नहीं होगा। अब कड़ी जरूर जाएगा लेकिन ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उसकी हीट तो ट्रांसफर नहीं हो रही, बल्कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 37 से बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा। बस बिल्डिंग का भी यही था। ठीक है जी। तो अब हम ये देख, हमें जो डाटा टेक ऑफ होता है बिल्डिंग का, उसमें ये करते हैं कि बाहर से हीट हमारी बिल्डिंग के अंदर कहाँ कहाँ से आ रही है, वो सोर्सेज क्या है। सोर्सेज तो बड़ा सिंपल है कि सन सोर्स है मेनली तो हीट करने का। हमने देखना है कि हमारी बिल्डिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से जहाँ से हीट जो है वो ट्रैवल है। अब वो सोर्सेज जो है हमारी वॉल्स हैं, रूफ है, विंडोज है, डोर्स है, या फ्लोर होगा या सीलिंग है, छत होगी। यही बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना। इस कमरे में अगर इसका अगर हमें कूलिंग लोड कैलकुलेट करना हो, तो इसके दो इसके पार्ट्स होंगे। एक होगा इंटरनल हीट गेन, इंटरनल हीट, और दूसरा होगा एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्सेज तो फिर इसके बाहर से, इसके बाहर से जो आएगा तो वो या छत से आएगा, या फर्श से आएगा, या दीवारों से आएगा। या दीवारों में हमारे पास दरवाजे हैं और ठीक है। और जो इंटरनल हीट गेन्स हैं वो है हमारे पास लाइटिंग, या कोई इक्विपमेंट पड़ा है, कंप्यूटर है, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी है, या कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा है जो कि हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, या कोई भी चीज जिसको आपने इलेक्ट्रिकल पावर दिया है वो उसने एनर्जी तो कंज्यूम करनी है। अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो किसी ना किसी शेप में डिसिपेट होगी। वो आपने देख, उसको फिर असेस करते हैं कि वो अ, उसकी शेप क्या है, क्या वो किस टाइम पे जाकर हीट में कन्वर्ट हुई। इंटरनल्स पे हमारे पास लाइटिंग है, पीपल है, मशीन की बात होगी, डिटेल होगी। तो अब ये सारा डाटा हमने एक शीट में कंपाइल किया। वो शीट जो है वो इस तरह से दिखती है।
इधर आप स्पेस नंबर लिख लेंगे, अगर उसका डेजिग्नेशन आप दें उसमें, आगे उसका नेम दे दीजिए, फिर उसका एरिया दे दें, फ्लोर एरिया, रूफ एरिया दे दें। इधर लिख दीजिए कि वो क्या उसे वो किसी ऐसे किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो क्या उसे नीचे वाला फ्लोर एयर कंडीशन है या नहीं, उसकी एक्सटर्नल वॉल्स जो हैं उसकी क्या उसका एरिया क्या है, विंडोज कितनी है, वो साइज क्या है। अब यहाँ पर हमने हमारे पास 1 मीटर 3 फुट 11 इंच बाई 9 फुट 2 इंच, इसको हम लिखा है कि टाइप 1 विंडो। तो उसमें टाइप 1 की 2 विंडोज लगी। सीलिंग पार्टीशन, सीलिंग पार्टीशन कहते हैं कि अगर जो एरिया आप एयर कंडीशन कर रहे हैं उसके ऊपर वाला एरिया एयर कंडीशन नहीं है, तो उसको हम पार्टीशन कहेंगे, ये पार्टीशन सीलिंग है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला एयर कंडीशन है तो फिर उस वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये जूम करेंगे बस अब बिटवीन स्लैब जो है हीट ट्रांसफर विंडो। जैसे आपके केस में वहां पर सीपीयू में ये था कि नीचे वाला एरिया एयर कंडीशन था और ऊपर वाला हॉल जो है आपने वेंटिलेट किया, तो अब ऊपर वाले का तो टेम्परेचर बढ़ जाना, ऊपर से हीट नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी, लेकिन वो छत नहीं है, उसमें सूरज नहीं पड़ रहा, उसको छत नहीं कह सकते आप, लेमैन उसको छत तो कह सकता है लेकिन टेक्निकली वो छत नहीं है, वो सीलिंग है। पार्टीशन स्लैब कहेंगे, रूफ स्लैब नहीं है, तो पार्टीशन स्लैब ये है basically। ये सीलिंग पार्टीशन इज पार्टीशन पार्टीशन स्लैब। लाइटिंग है, ये हमें इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट दे देता है अमूमन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, और इक्विपमेंट के वाट्स आ गए और टोटल पीपल कितने हैं ये यहाँ पर आ गए। तो ये हमने इस एक स्पेस का डाटा निकाल लिया। ये था हमारे पास बेड नंबर 15, और ये स्पेस का नाम था 3-154 नंबर था। तो यही हमने उधर कॉपी कर लिया, इसका एरिया हमने निकाल लिया। तो ये स्पेस का नाम कैसे रखते ये हमने नहीं रखा, ये जिस आर्किटेक्ट ने हैं? प्लान किया ना तो उसने ये नाम रखा। इसका नाम जो है ना दूसरा भी हो सकता है, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। मतलब इसका नाम जो है अपना नहीं, बेड, ये बेड तो पहले ही, आप इसको पेशेंट बेड कह रहे हैं, आप इसको पेशेंट रूम कह रहे हैं, पेशेंट वही मैं कुछ भी आप कह रहे हैं, ये क्योंकि यूएस की बनी हुई ड्राइंग है तो उन्होंने इसको बेड कहा, हमने भी तो हमने भी सोचा, तो ये नाम हमने नहीं रखा, ये आर्किटेक्ट ये आर्किटेक्ट है, प्लानर ने रखा। अच्छा जी, अब ये ठीक है जी, हमें ये पता था कि ये पेशेंट रूम है क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में सिंपल बेडरूम तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये नॉर्थ की साइड पे बिल्डिंग की, नॉर्थ सूरज की साइड से निकलता है, मशरक से या मगरिब, ईस्ट से निकलता है, तो उसमें मशरक से निकलता है मगरिब में गुजर, नॉर्थ अमूमन ड्राइंग के ऊपर नॉर्थ एरो दिया गया। तो ये हमने इसमें एक सिंबल सा बना लिया है मार्कअप के, नॉर्थ हमारा नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो ईस्ट लेफ्ट पे, राइट पे है, वेस्ट लेफ्ट और साउथ ईस्ट है। इसको जब हम इस रूम में प्लेस करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि ऊपर वाली दीवार जो है ये वाली, दिस वन इज नॉर्थ वॉल, और लेफ्ट साइड वाली जो है ये वेस्ट वॉल है। ठीक, ये जो दीवार है ये पार्टीशन वॉल है, क्योंकि ये दो कमरों को डिवाइड कर रही है। जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन हमने बतानी है, ये डायरेक्शन हमने उस दीवार की बतानी है जिसपे जो एक्सटर्नल वॉल, जो एक्सटर्नल वॉल है, जिस तरह ये कॉरिडोर और ये हमारी ऑफिस के दरमियान में दीवार है, ये एक्सटर्नल वॉल नहीं है। एक्सटर्नल वॉल वो है जो कि बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर आपको नजर आएगी, वो एक्सटर्नल, उसमें धूप पड़ी नहीं भी पड़ सकती क्योंकि नॉर्थ वॉल ऐसी वॉल होती है जिसमें धूप नहीं, नॉर्थ वॉल पे धूप नहीं पड़ती। धूप ईस्ट और वेस्ट को। हाँ जी, ये देखें सूर्यवंशी से निकला ना ईस्ट से, तो अब उसका पाथ ये है, अभी उसका ये पाथ नहीं है, अगले दिन फिर उसने यहाँ से निकलना है ईस्ट। ठीक है जी, ईस्ट ऐसे पास में। ये आपके सामने है, लोकल साइड से मशरिक से निकला है और वेस्ट मगरिब में जाके जुड़ी। वेस्ट की तरफ से
नॉर्थ में नहीं आ रहा, अगले दिन अब वो एक अल्लाह का निज़ाम है, अगले दिन फिर वो ईस्ट से निकलेगा और फिर वेस्ट पे जाके गुरु, साउथ से होते हुए वो वेस्ट पे जाके नॉर्थ वॉल जो है उस पर सूरज नहीं पड़ेगा। आप चाहे मतलब किसी नॉर्थ वॉल पे आप जाके खड़े हो जाएंगे, ट्रू नॉर्थ होगी, उसमें सूरज नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें वॉल्स की डायरेक्शन पता चल गई, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। इसी को हमने, और नॉर्थ साइड पे ये दो विंडोज भी आप देखो, ये दो विंडोज वेस्ट साइड पे नहीं है इसकी। तो हमने ये कंपाइल कर लिया ये डाटा, ये इसी तरह से ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, ये सारी स्पेसिस कंपाइल हो जाएगी। आपने पार्टीशन फिलिंग का बताया था, अगर ऊपर अपर पोर्शन में कूलिंग अवेलेबल नहीं है तो अगर एडमिशन नहीं है, पार्टीशन वॉल में भी यही वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ एग्जैक्टली, के साथ वाले कमरे में कूलिंग नहीं है तो पार्टीशन वॉल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। अगर उधर कूलिंग है, लेट्स से ये अंदर वाला ऑफिस है, ये दीवार में दीवार, अब वो एयर कंडीशन है, ये भी एयर कंडीशन, तो ये दीवार हमारी कैलकुलेशन में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि दोनों में टेम्परेचर सेम है, हीट ट्रांसफर नहीं है। कॉरिडोर एयर कंडीशन नहीं है, अब हम ज्यूम कर, हमें पता है कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा गर्मी में, वहां से हीट ट्रांसफर अंदर होगी, तो इस दीवार का हमें रीजन निकाल के उसको एज अ पार्टीशन कंसीडर करना होगा। तो ये असाइनमेंट थी कल की, कि ये सारा जो है इसका कुछ रूम्स का एरिया कैलकुलेट करके डाटा टेक ऑफ करके शीट पे डालना। ठीक है जी। अब हम आते हैं, जब हमारे पास ये शीट तैयार हो जाएगी तो हम इसको एंटर करेंगे कूलिंग लोड कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, प्रोग्राम ओके, और ये न्यू पे क्लिक कर दें आप। तो ये न्यू पे आपने क्लिक किया तो ये आपसे पूछता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स आपने इसमें कौन से फॉलो करते हैं। तो इसमें जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ना उसको हम क्लिक करते हैं। अच्छा जी, अब पहले हमें इसमें वेदर डाटा एंटर करना। तो जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट कर किस एरिया में रहे हैं, लाहौर में, पेशावर में, कराची, जो सब एरिया। तो फर्स्ट हम इसमें रीजन सेलेक्ट करेंगे, रीजन में जाएंगे, मिडिल ईस्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में, और लोकेशन में हम आए हैं तो पाकिस्तान, और सिटी में हम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम पेशावर का कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम पेशावर यहाँ पर हमने टाइप करें। अब ये पूछता है लैटिट्यूड क्या है इसका, लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी। तो ये लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर हमारी बिल्डिंग की, तो हम हमारे पास ये पेशावर है। अब पेशावर का जो डाटा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो इस वेदर डाटा फाइल में है। ये वेदर डाटा फाइल जो है ये पाकिस्तान बिल्डिंग कोड से एक्सट्रैक्ट की गई, आउटसाइड डिजाइन। इसमें ये पाकिस्तान की मेजर सिटीज हैं, इसमें आप देखिए ये पेशावर में। अब इसमें ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसका एलिवेशन, समर का डिजाइन ड्राइवर, डेली रेंज और ये विंटर का ड्राइवर, ये डिटेल्स हमारे पास आ रही है। आउटडोर डिजाइन कंडीशन। अच्छा, इसमें ना हम तो क्या कंसल्टेंट है, हमें काम करने होते हैं, हमारे पास फिर डिफरेंट जगहों से हम, जैसे हमने अपने बहुत से कुछ चीज़ें की, कुछ चीज़ें कहीं से ली, कोई चीज़ें कहीं से ली, वो फिर कंपायर होती जाती है हमारी डिजाइन फाइल, रिकॉर्ड फाइल। फिर जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। बाद का प्रोजेक्ट में ऐसी जरूरत भी पड़ती है कि वो रेफरेंस हमें नहीं मिलता, फिर उसके लिए नया रेफरेंस तलाश किया जाता है, तो हमें दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं कोई चीज़ तलाश करने में, कोई एक वैल्यू तलाश करनी है 3 दिन लग गए, पता चला कि क्या वो पता नहीं चला। तो वो किताबें सारी मंगा के फिर वो कोई चीज़ मिलती है तो उसको फिर चेक कर लेते हैं एक पर्सन के पास। तो फिर कोई किसी को भी जरूरत पड़ती है या किसी कोर्स में तो फिर उसको वो चीज़ें समझो, ये चीज़ आप इस तरह से इस्तेमाल करें। अब ये आउटसाइड डिजाइन कंडीशन का चार्ट है पाकिस्तान बिल्डिंग कोड कोड से ये एक्सट्रैक्ट। इसमें डिफरेंट सिटीज का लिटरेचर दिया हुआ है डाटा। इसमें हम हमें चाहिए लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एलिवेशन, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। इसके अलावा भी चाहिए,
तो ये तीन चीजें तो आप ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे तो निकल आएंगी पेशावर की, किसी भी एरिया की निकल आएंगी, गूगल अर्थ से भी निकल आएंगी। बहरहाल ये डाटा जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कुछ एरिया का, ये समर की डिजाइन कंडीशन। तो ये डिजाइन ड्राइवर का ये आपका आउटडोर वेदर, ये आपका आउटडोर वेदर है। ये इनसाइड डिजाइन कंडीशन नहीं है, रूम के इनसाइड डिजाइन कंडीशन नहीं है, ये आउटसाइड की। तो इसमें तीन कॉलम्स आप देख रहे हैं, 1%, 2.5% और 5%, और इनमें वैल्यू चेंज है। 1% में 112 है, 2.5 में 108 और 5% में 104। तो जनरली हम जो 1% वाला कॉलम है जिसमें हाईएस्ट आ रहा है उस पर डिजाइन। 1% ये 1%, इसका ये मतलब होता है कि ये जो इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू दी हुई है 112, ये 112 फारेनहाइट, 112 फारेनहाइट है। पूरे साल में 1% आवर ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपका टेम्परेचर 112 से बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। ठीक है? सही है। ओके। इसी तरह वेट बल्ब भी 1% वाला लेंगे और विंटर में 99% वाला वैल्यू। यही इंफॉर्मेशन हम जो है वो अपने आवली एनालिसिस प्रोग्राम इसमें डालेंगे। पेशावर लैटिट्यूड हमारे पास है जी, लैटिट्यूड 34, लैटिट्यूड है 34, लॉन्गिट्यूड है 71, एलिवेशन है हमारे पास 116। समर डिजाइन ड्राई बल्ब हमारे पास 112 है। समर कॉन्फिडेंट वेट बल्ब है 82.9। समर की डेली रेंज हमारे पास है जी 23। डेली रेंज कहते हैं कि जो आपका डिजाइन डी है, जैसे सबसे ज्यादा हैवी मतलब हॉट वेदर होगा उस दिन का मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो डेली रेंज है 23। विंटर का 30.9, 34। इसका ड्राइवर वेट, उसकी वजह है कि ये लोएस्ट पे आ गया ना। ये लोएस्ट पे तो आ जाता है ना तो उसका ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। ठीक है, अब आप अगर आज सुबह 5 बजे जब आप देखेंगे ना, चेक करेंगे गूगल पे कि टेम्परेचर क्या हो गएगा 6 डिग्री, आप ह्यूमिडिटी देखेंगे तो ह्यूमिडिटी आ रही है 100%। जब ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो उसका ड्राई बल्ब और वेट बल्ब इक्वल हो जाता है, उसका ड्राई बल्ब और वेट बल्ब इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने इक्वल डाला। यहाँ पे अपने साथ ये बताइए दोनों ये जो नीचे हमने, विंटर डिजाइन हाँ जी, और विंटर मेडिकल, विंटर डिजाइन ड्राई बल्ब और विंटर को इंसिडेंट वेट बल्ब। ठीक है जी। अब ये आप ये दोनों इक्वल क्यों डालें? आप ह्यूमिडिटी 100%। विंटर में हमने इक्वल, ये बात है। अगर आप ये सोचेंगे कि हर की टेक्नोलॉजी में जाएंगे ना तो नहीं चल सकेंगे आप। विंटर आपका काम ये नहीं है, आपका डिफरेंट पर्पज है। अगर कैलकुलेशन के पॉइंट से देखें तो आज मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है इनको, जो आपका सवाल है वो कर दिया, वो बता दिया है। मैं दोबारा बताता हूँ, आप में से किसी को समझ नहीं बताया, बताएं आप। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर जब ये 100% है ही नहीं। मैक्सिमम में तो 100%, मिनिमम की बात। हाँ मिनिमम है, क्योंकि हमने यहाँ मिनिमम डाला है। इनके इसमें दोनों सेम है, टेम्परेचर सेम रहेगा। इधर जो टेम्परेचर हमने डाला है ना मैं बता, इसमें मीटर में आपने बताया ना 97%, सॉरी 99% वाली वैल्यू है। हाँ जी, ये सबसे जो है ना ठंडा ठंडा, हाँ। हाँ जी वो है। तो इसलिए फिर हमने उस वक्त ह्यूमिडिटी 100% उस वक्त ह्यूमिडिटी 100% होगी जब कूलेस्ट टाइम। इसीलिए मैंने एग्जांपल आपको दी थी सुबह 6 बजे के टाइम की, या इवन 7-8 बजे भी आप गूगल पे चेक करेंगे ना कि क्या टेम्परेचर चल रहा है, वो आपको बताएगा कि 6 डिग्री 7 है।
अब जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे ना, उसके बाद तो वो बताएगा कि ह्यूमिडिटी 100%। ठीक है, मतलब इसलिए जब, और फिर अगला पॉइंट मैंने बताया कि जब ह्यूमिडिटी 100% हो तो उस वक्त ड्राई बल्ब और वेट बल्ब इक्वल हो जाते हैं। अभी सर इस वक्त कितनी परसेंट होगी? जब सुबह 100% होगी ना, अभी 8 डिग्री होगा पानी में, तो 90 प्लस होगी। मतलब बाहर 8 डिग्री नहीं होना, तो इस वक्त बाहर होगा तकरीबन 12 डिग्री। इस टाइम खुली क्या पानी है? वहाँ नहीं मिलता। ठीक है, क्या करें सकता है? क्या क्या इसमें 9 डिग्री और सूरज निकला हुआ, ठीक है। वही ये देख रहे ना, आपके सामने है। मैंने तो नहीं कहा। आपने ये 9 देखा है ना, तो ये भी तो उसके साथ है ना टाइम। ये देखेगा, सूरज निकला हुआ, तो बस फिर ये ह्यूमिडिटी इस वक्त 90% है, ठीक है जी। 90%। ये 7 बजे का है जी। सूरज का मतलब ये नहीं, सूरज नहीं। अच्छा चले इधर अब टाइम जोन है। टाइम जोन आपने यहाँ देना है, ये वैल्यूज को नहीं छेड़ना आपने, ये इसकी सेटिंग होगी। टाइम जोन आप हमारा लाहौर का पाकिस्तान का +5 GMT है, ये इधर 5 कर रहे हैं बस। इधर और कोई चीज़ आपने नहीं डालनी और टाइम तो ये 5 डाल। हाँ जी, पाकिस्तान का ये। अब हम आए हैं स्पेस। नेक्स्ट हमने स्पेस का जो डाटा वहाँ निकाला था उसको एंटर करना। नेम आप दे दीजिए 3-154। बेड एरिया हमने निकाला है 241। एरिया हमारे पास 241। एवरेज सीलिंग हाइट जो है वो हमारे पास 10 फुट सीलिंग थी, वो हमें ये सेक्शन पे, बिल्डिंग सेक्शन पे आर्किटेक्ट हमें बताएगा कि फॉल सीलिंग कितनी हाइट पे है। वहाँ पर इधर फॉल सीलिंग हाइट है। आपके केस के अंदर आपकी फॉल सीलिंग, क्योंकि इंडस्ट्रियल है तो फॉल सीलिंग तो है ही उसमें, शुरू होगी। और सीलिंग का मतलब, सीलिंग हाइट का मतलब वो यहाँ पर ये सीलिंग हाइट का मतलब पूछा है कि फॉल सीलिंग जो सत्रों में लगती है, ठीक है, प्लाजा में वो। अगर नहीं है, अब जितना यहाँ फॉल सीलिंग नहीं है हमारे, तो फिर इधर स्लैब तक का ले लीजिए। ठीक है ना? तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट में 10 फुट सीलिंग है। बिल्डिंग वेट जो है हमारे यहाँ हैवी वेट बिल्डिंग पर, ये इसको लाइट जो है ये आपका वुडवर्क है। जो प्रोजेक्ट वुडवर्क, मीडियम जो है मेटेलिक बिल्डिंग है और हैवी जो है आपकी कंक्रीट। तो ये बार को आपने बिल्कुल आपके में। सर वैसे बिल्डिंग कोड की बात है, मतलब नॉर्मली जैसे बिल्डिंग होती है आधी अपना 5 मीटर तक के ना वास्तु होती है, उसके ऊपर में है ना उसकी होती है साइड में से 42 की वॉल, उसमें फिर जो वॉल होंगी तो वो फिर 2 पोर्शन में देनी पड़ेगी। मेरे एक्सटीरियर वॉल है, एक वॉल आरसीसी मैं आप इस एक पर यही कमरा है, क्योंकि इसकी आधी दीवार आरसीसी की होगी और आधी मेटल की होगी, या क्या है इस एक कमरे की, जी जी ये एक बिल्डिंग की। बिल्डिंग की नहीं, मतलब एक बिल्ड बेस की बात करूँ बिल्डिंग की। जैसे प्लांट होते हैं जैसे हमारे प्लांट है, हाँ 5 5 मीटर तक आरसीसी है। हाँ ठीक है, और उसके ऊपर आपने वो दूसरी वो उसमें वो कर लिया। वो हाँ ठीक है, उसमें आप एवरेज ले लेंगे दोनों। दोनों की एवरेज नहीं, एवरेज है। एवरेज एवरेज से मुराद ये यू वैल्यू है। प्रोपोर्शनेट। वेट बोल रहे हैं अभी वेट की बात हम कर रहे अच्छा वेट की बात। हैं, वेट की बात कर रहे हैं। अब यू फैक्टर की बात कर रहे हैं। जी जी
ये फैक्टर पे भी नहीं है। ठीक है जी। मैं नहीं है कि होगी हम बात कर एक दो दिन में। अच्छा सर, ये इसका लाइट वेट और हेवी का ताल्लुक है इसके साथ कूलिंग पंप में रिजल्ट कोई आएगा? खास नहीं। नहीं। बस उसने बटन दिया हुआ है, हमने आपको बता दिया कि चलिए हम भी करना है। हम्म। अब इसको हमने वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट्स बतानी है, फ्रेश एयर की। इस एरिया में फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट रूम के लिए 2 एयर चेंजेस पर आवर की रिक्वायरमेंट, पेशेंट रूम के लिए 2 एयर चेंजेस पर आवर। हाँ, फ्रेश एयर की क्वांटिटी इतनी होगी कि वो पूरे वॉल्यूम में 1 घंटे में 2 बार रिप्लेस हो, उसका इतना वॉल्यूम। तो ये इस चीज का ताल्लुक जो होता है ये किस तरह होता है कि मतलब इस तरह की स्पेस है हाँ जी, या? एयर को उसमें कितना क्लीनिनेस कितनी चाहिए, प्लस उसमें इंडोर एयर क्वालिटी किस लेवल की आपने मेंटेन करनी है, ये भी देखा जाता है। प्लस ये चीज भी होती है कि उसमें एक्टिविटी किस किस्म की होगी। अगर बहुत टॉक्सिक एक्टिविटी होगी है, कोई जैसे फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो फिर उसमें आप ज्यादा फ्रेश एयर देते हैं, क्योंकि एयर चेंज रेट ज्यादा होता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी एयर आए और उतनी जल्दी बाहर निकले, ज्यादा देर वो एयर उस एरिया में ना रहे। जस्ट लाइक पेंट बूथ है जिसका, या अगर आप पेंट कर रहे हो तो अब वो आप उसे खड़े नहीं हो सकते ज्यादा, तो इसलिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन हो, ज्यादा से ज्यादा हवा आए और ज्यादा से ज्यादा एयर चेंज हो। एयर कंडीशन स्पेस के अंदर तो यही है मेन फैक्टर, एयर कंडीशन। बहुत एयर कंडीशन स्पेस में कई फैक्टर्स होते हैं। वह इस वक्त हम वेंटिलेशन की बात करें, फैसिलिटी में 2 एयर चेंजेस पर आवर पेशेंट रूम की। अब यहाँ पर जो एंट्री है इट इज स्लाइटली डिफरेंट। वो यूनिट हमारे पास एयर चेंजेस पर आवर का नहीं है। एयर चेंजेस पर आवर का यूनिट सॉफ्टवेयर में नहीं है, स्टैंडर्ड में है। स्टैंडर्ड कहता है 2 एयर चेंजेस पर आवर, ठीक है। उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं सीएफएम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये एक्सेल की फाइल दे दूंगा मैं आपको, इसमें फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है। एरिया हमारे पास है 241, 241, ये लीजिए आप। तो ये इसने बता दिया कि 6 चेंजेस इतनी होती हैं, 10 इतनी, 12 इतनी। एवरेज फीलिंग हाइट हमारे पास है 10 फुट, या इसको 10। 6 चेंजेस जो है वो 241 होती है। तो ये उसने बता दिया 2 एयर चेंजेस जो है 241 का एरिया हो, तो 80 CFM, ये CFM में वैल्यू आ रही, क्यूबिक फीट पर मिनट एयर का फ्लो रेट है। 80.33 यानी 81 इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो 81 CFM इस एरिया के लिए हमें प्रेशर चाहिए। ठीक हो गया। इसलिए आपको टाइम सिलेक्शन नहीं है। हाँ, वैसे अभी आगे चलेगा वहाँ का, चीजें जमा होंगी, तो प्रैक्टिस मस्त है उसके बगैर नहीं। तो ये एक रिक्वायरमेंट हमारे पास, ये एक रिक्वायरमेंट, दो इधर CFM नजर आ रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे ये चाहिए। आगे चलिए इंटरनल, ये जनरल एरिया। इंटरनल में अब आ गया जो विद इन द स्पेस हीट जनरेट होगी। ओवरहेड लाइटिंग, इधर लाइटिंग की टाइप जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। रिसेस्ड अनवेंटेड है, रिसेस्ड वेंटेड है, या फ्री हैंगिंग है, जो उनसी भी इनमें से टाइप है वो कर लें। ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग के अंदर होती है, जिसके नीचे फॉल सीलिंग जिसमें होती है, उसको हम रिसेस्ड अनवेंटेड कर रहे हैं। अमूमन वो रिसेस्ड अनवेंटेड होती है। जिस तरह अब ये है, ये इधर लगा हुआ है आगे, ये बल्ब बल्ब ये लगा हुआ है, अब ये फ्री हैंगिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन में, बहुत बहुत माइनर फर्क पड़ता है, इतना कि इग्नोरेबल। तो जो रिक्वेस्ट होती है उसकी हीट ऊपर ही जाएगा। उसके ऊपर ही रह जाएगी ना, वो उसको कैलकुलेशन में उस तरह से ही कंसिडर करें।
लेकिन वो अल्टीमेटली जो ऊपर रही है उसने ऊपर तो नहीं रहना, उसने नीचे ही आना। इधर वाटेज दी है हमने 2 वाट पर स्क्वायर फुट, और इधर ब्लास्ट मल्टीप्लायर, ये डिपेंड, इसको हम 1.08 यूज। शेड्यूल में आप क्रिएट न्यू शेड्यूल करेंगे, न्यू शेड्यूल करके और यहाँ पर हम लिख देंगे लाइटिंग, बस और कुछ नहीं करना। ओके जाना, ये शेड्यूल बन गया है, तो शेड्यूल बन गया है। ओवरहेड लाइटिंग का हो गया। टास्क लाइटिंग हमारे पास कोई नहीं है। टास्क लाइटिंग है कि कुछ स्पेशल पर्पज के लिए, मिसाल के तौर पे ऑपरेशन थिएटर है, एक उसमें जनरल लाइटिंग रहेगी, एक उसमें होता है जो उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर लाइट ऑन कर, वो टास्क लाइट होगी, क्योंकि स्पेशल पर्पज के लिए इसको उन्होंने थोड़ा सेग्रीगेट किया। तो हमारे पास पेशेंट रूम में तो कोई ऐसी लाइट नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन जिस जगह में होगी वहां पर आप उसको टास्क लाइटिंग ऐड कर देंगे उतने वाट। अब पूछता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बताएं आप, तो पेशेंट रूम में क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा? पेशेंट रूम तो ये पेशेंट रूम पेशेंट रूम जिसमें जब आप किसी की इयादत के लिए जाते हैं और वो किसी अस्पताल में किसी कमरे में मौजूद है, तो उसमें उसके पास क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा? टीवी होता है, फ्रिज होता है, उसके अलावा उसका जो मॉनिटर होता है जो उसके वाइटल्स को चेक करता है वो होता है। वो जो उसको चेक कर रहा है वो बेड होता है, हाँ बेड, बेड भी होता है, हाँ हाँ बेड, न्यूमेटिक बेड भी न्यूमेटिक होता बेड है। हमने देखना है कि हीट कौन सा इक्विपमेंट होगी। हीट तो है ना आपका मैनुअल, उसकी भी एक इक्विपमेंट ही कह रहे हैं आप उसको, कि आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इक्विपमेंट है जो भी उसकी डेफिनेशन है। आपने देखना है कि एनर्जी कौन सा कंज्यूम कर, तो एनर्जी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिल्कुल ठीक बताया कि रेफ्रिजरेटर है, एक एलईडी लगी होगी पास का, डिफरेंट मतलब वो जो केबल शेबल भी आ रही होती है जगह के ऊपर। और एक चीज आपने और बताई, वाइटल्स जो वाइटल ब्लड प्रेशर जिससे वो ब्लड प्रेशर वगैरह हुआ, अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो बंदा पेशेंट कितना क्रिटिकल, ये वो आईसीयू है। आईसीयू इज डिफरेंट, आईसीयू इज नॉट पेशेंट, आईसीयू इज आईसीयू, उसमें वो सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हम देखते हैं। ये एक सिंपल बंदा है जो कि बस अंडर ऑब्जर्वेशन, अब वो उसका वो कितनी देर के लिए चलाएंगे, उसका वो चेक करने की, थोड़ी देर के चलाएंगे फिर उसको बंद कर देंगे, डॉक्टर आता है चेक करना। चेक करना है बस, उसके बाद वो उसको बंद कर देंगे। तो आपने देखना है कि मेजर मेजर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कहाँ हो रही है, एनर्जी कंजम्पशन कहाँ हो रही जनरेटर में है, और कंटिन्यूसली भी हो, वहाँ ओवन भी हो सकता है, लेकिन ओवन जो है कितनी देर के लिए? टास्क टास्क लाइटिंग तो नहीं नहीं, ओवन कितनी देर चलेगा? अब हम घर में ओवन है हमारा, कितनी देर चला लेते हैं? 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन वो 1000 वाट है। अगर हम ये कहें कि ये 1000 वाट हमने ठंडा करना है, तो ये हम जल्दी कर लेंगे अपने साथ, कि वो 1000 वाट तो आया थोड़े टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए आया, और वो 1000 वाट भी नहीं आया, वो तो कितना आया नहीं इलेक्ट्रिकल, 1000 वाट का हमारे पास है ओवन, 2 मिनट चले तो कितनी डिसिपेट करेगा, कितने वाट? सर्टिफिकेट करेक्ट। 2 मिनट के लिए ना, तो 1000 वाट 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू नहीं, बस इतना साइंटिफिकली नहीं जाना है, बस असल में डिजाइन में यही बात है कि जब आप उसको देखना है, आपने उसकी कितनी जरूरत है, कितनी डेप्थ में जाने की जरूरत है, किस पॉइंट पे गलत जगह पे जाएंगे, डेप्थ के अंदर टाइम है, उसका उतना इम्पैक्ट ही नहीं है। अच्छा, ये बात आपको कौन बताएगा? ये बात आपको सीजन इंजीनियर बताएगा कि यार कुछ हो, आपको लग रहा होगा कि ये मुझे बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आपका अभी वो लेवल अचीव नहीं हुआ होता जिस लेवल पे आप वो बात समझ सकते हैं, इसलिए वो कहेगा यार छोड़ दो, आपको लगेगा कि यार बताने चाह रहा, असल में वो आप जब आप कुछ काम करते नहीं करते फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार हाँ यही समझ आ, उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं हुआ। बहरहाल, तो 33 वाट होगी,
कोई ऐसा एरिया है जिसमें ये डोर की, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे, आपने आपने ओवरऑल देखना है कि आप जस्ट लाइक वो जो कंप्रेसर वाली बात आपने की, कि दिन में इतनी देर चलना, झटका 2 बार 3 बार बाद में कंटिन्यूस लोड नहीं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा एरिया है जिसमें वो चीज आपको किचन डिजाइन का उसमें वो इक्विपमेंट आ गया, अब वहां पर ओवन का जो यूजेज है वो, अब वो मतलब 1 घंटे में आधा घंटा चले। कैफेटेरिया की ये अगर एग्जाम्पल दे दें, कैफे में आया होगा, जी गर्म कर ये चीज़ कर तो इसको गर्म करके दिया दिया, दाल आ गई, फिर उसको दिया, फिर अब उसका हो सकता है 1 घंटे में 55 मिनट वो कर सकता है ये ना। तो ये आपने लोड देखना होता है स्पेस में कि किस हद तक जो लोड मौजूद है वो कितना, कितनी देर के लिए मौजूद है। ठीक है, सो यही हमारा शेड्यूल है। इस वक्त हम इसको 100% कंसिडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम तकरीबन वो 300-350 वाट लेते हैं रेफ्रिजरेटर, तो 50 एक वाट आपकी वो एलईडी, ठीक है, तो हम 400 वाट इसमें, ये वाट्स और इधर 400 यूनिट चेंज किया है। और शेड्यूल में एक नया शेड्यूल आप बना लीजिए, इसको आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। शेड्यूल में आती है, इसका मतलब क्या है? ये वो मतलब भी मेरी ये जो भी मैंने शेड्यूल बनाया इसमें आपने बताना ही होता है इसकी बैकग्राउंड में ये है प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है 24 घंटे कि वो लोड 24 घंटे में, हर घंटे में उसका लोड कितना होगा, उसका यूजेज कितना होगा, हर घंटे में उसका यूजेज कितना होगा। यहाँ से आप ये बताएं, ये एक इक्विपमेंट है, ये इसमें चल रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। अब ये यहाँ पर लोड में शामिल करना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी 2 घंटे इकट्ठा चल रहा है, लेकिन 24 घंटे में कौन से 2 घंटे चलेगा, ये नहीं आप आप कहेंगे भाई दिन के टाइम की किसी वक्त जब पूरे लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैपेसिटी पूरी डाल 100%। ये जो बाढ़ ऊपर तक आप देख रहे हैं ना, वो देखें 100% नजर आ रही है आपको। इसको काउंट करेंगे ना, ये बाढ़ है 24 घंटे, तो इसको आपने 100% कंसिडर कर लिया कि आपका लोड हर वक्त मौजूद है, 24 घंटे में लोड मौजूद है। अगर आपका लोड 24 घंटे मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन बाढ़ को कम कर दें। फिर दिन आप कहते हैं सुबह 8 बजे हमारा लोड है, तो पता है आप दस बजे 8 बजे, लेकिन फिर 8 बजे से पहले आपकी लाइटिंग नहीं चलेगी, आपको कोई ऊपर नहीं चलेगी। लेकिन आप अगर कोई ऑफिस ऐसा है या कोई एक्टिविटी ऐसी है जो कि 24 घंटे चल रही है, तो फिर उसके हिसाब से आप इसको ये बार्स को एडजस्ट कर दें। मिसाल के तौर पर पेशेंट रूम है ना, तो पेशेंट रूम है तो पेशेंट हर टाइम में 24 घंटे है, तो ये तो नहीं कह सकते कि सुबह पेशेंट चला जाएगा 8 बजे वापस आएगा, फिर शाम को फिर 6 बजे, लेकिन ऑफिस में कह सकते हैं। ये जो 0 से लेकर आखिर दिन के 24 घंटे। हाँ जी, ठीक है जी, ये बार को हम कम ज्यादा कर सकते फिजिकल 0, 0, 1, 1। हैं, ये उसकी कोडिंग है, हमें उसमें नहीं जाना। बस आपको मैंने जो बताया कि ये 24 बार है, ये 24 घंटे को रिप्रेजेंट कर, ये सर 20% करेंगे तो फिर कितना होगी बात पे पर? बार आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये देखें, ये नीचे ये चल रही है ना 0, इसको आप कर दीजिए, ये 20% होगी, ये पहली बार 20 है, दूसरी 30 40 जितना भी करना था, इसकी जरूरत नहीं है ठीक है, मतलब ये इतने डिटेल। कुछ भी, बस वो जो मैंने कर दिया था ना वहां पे उतनी ही जरूरत। बस ये इलेक्ट्रिकल आपने शेड्यूल बना दिए यहाँ, और उसके बैकएंड के ऊपर वो 100% पे। पीपल हमारे पास 4 हैं पेशेंट रूम में। एक्टिविटी लेवल उनका क्या है, सीधे एडजस्ट है। पेशेंट रूम में कोई लोग तो आप बैठे हैं, कोई कोई लेटा होगा, बैठा होगा, शेड्यूल इसका भी एक नया बना लीजिए, उसका नाम दे, ठीक है, ओके का। अब इन 3 या 4 लोड के अलावा अगर कोई लोड है
इन 3 या 4 के अलावा कोई लोड है जो इन 4 कैटेगरीज में नहीं आ रहा, उसको आप इधर मिसलीनियस लोड में डालो, तो एक मिसलीनियस लोड में डालो। ठीक है। तो ऐसा तो कोई लोड नहीं है हमारे पास जो कि इसमें डाले, तो वो सारा हमने उसके अंदर कवर कर लिया। तो बस ये इंटरनल की हमारी यहाँ तक एंट्री मुकम्मल हो, ठीक हो गया। एक्सटर्नल की एंट्री आगे आ रही है, ये वॉल विंडोज और डोर्स। ठीक है, ये हम कर, अब आप ले लीजिए उसके लिए उसमें से फाइन मिलेगी। फिर ये जो हमारे इंटरनल हमने जो की थी फाइल डाटा फिल किया था, इसमें इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओवरहेड लाइटिंग में वाट पर फीट स्क्वायर। जी पर स्क्वायर। हाँ, जी ये नॉर्मली हमारे पास गाइड लगता है, ये बल्ब का, ये तो 150 वाट का बल्ब है, ये नॉर्मली 150 वाट का, बट इसके पर फीट के वाटेज में कैसे कहाँ से? यू आर इंजीनियर, हाउ वुड यू कैलकुलेट? अभी तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ये मैं बता दूँ, बट यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट इंजीनियर लेक्चरर, आप बताइए कैसे? मैं तो बता ही दूंगा। आप बताएं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। नहीं नहीं, मेरा सवाल है आपसे, मैं आता है आप अपना ब्रेन यूज करें, करें ना। अगर नहीं होगा तो मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ। आपके पास एक बल्ब के वाट है और वो एक कमरे में लगा हुआ है, आपने वाट पता, आपसे पूछा कि सवाल आया है कि वाट पर स्क्वायर फुट निकाल, वाट पर स्क्वायर फुट निकालने सही साहब ने नहीं निकाले, आपके जो है पुलिस वही बताएंगे, तो आपने वो नहीं निकाला। तो मैं जैसे मेरा एरिया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे वाट पर जो है ना वो स्केल में आ जाएगी। एग्जैक्टली यही और बात मैं है। कम्युलेटिव तो वाटेज कैसे जाऊंगा, एक कमरा है ना उसमें पर 10 बल्ब लगे। ओके। तो जब मैंने पर स्क्वायर फीट निकाले हैं, तो मैं उस एक बल्ब को अगर नहीं 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 नहीं, उस एक बार तो नहीं आएगी। ये तो एक बल्ब को भी करना है आपने, आपने सारे बल्बों की वाटेज जमा करनी है और फिर उसको स्क्वायर फुट पे डिवाइड करना है। आपने टोटल लाइटिंग लेनी है, टोटल जितनी लाइट है, जैसे 20 वाट की 500 बल्ब है, तो 20 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको फिर आप डिवाइड कर देंगे एरिया के ऊपर। तो ये जो आपने देखा मानता हूँ, ये किस चीज़ का ये है? ब्लास्ट फैक्टर होता है। ये बिल्डिंग का वेट तो वो आपने एक बताया था, बिल्डिंग वेट भी इनका लिखा हुआ था, वो जनरल में आए थे। हाँ जी। ये बिल्डिंग वेट जी पाउंड पर फीट स्क्वायर। हाँ जी। तो ये हमें वो जो हमारा सिविल का आर्किटेक्ट वो बताएगा। ये तो कभी भी नहीं बताएगा आप, वो हो गएगा वही, आप कहाँ से उठते हैं कोई फिर बिल्डिंग का वजन कितना है इसकी जरूरत तुम्हें कहाँ तो ये नहीं, उसको कहना बट जाओ तुम्हें नहीं काम है समझ नहीं, मतलब मैं ये प्रैक्टिकल चीज, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पर आए ना, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने हमारे यहाँ कंक्रीट की बिल्डिंग बनी, तो आपने बस यही करना है, इस बार को ड्रैग करके आगे तक करना है। बस ये काम आपने कर देना, वो वहां पर वेट आ गया, इससे हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं। ठीक है, उन्होंने डाला हुआ है इसके अंदर सॉफ्टवेयर में, बैकएंड पे कोई बना रहे कुछ, वो भी कुछ लॉजिक में है, बहर हमने हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने इसमें दी, हमारी बिल्डिंग हैवी है तो हमने उसको है। मोटर के ऊपर आपकी बात हो रही थी कि वो जो हमारा किचन से लॉस है ना, वो हमारे वो हीट है हमारी, तो उसको हम ना अपने कुछ ही लोन में कंसिडर कर लेंगे मोटर के केस में। जी मैं सुन रहा हूँ। तो हमारे जो एलवी पैनल है, जो हमारे इक्विपमेंट है ना, जो हम बाहर से मंगवाते हैं उसका, तो हम उनको करते हैं, वो हमें हीट डेसिपेशन बता देते हैं कि ये इक्विपमेंट है, इसकी इतनी हीट डेसिपेशन है। लेकिन हमारे एलवी पैनल और एमवी पैनल में इसका जो हम हीट डेसिपेशन है, वो हम तय कर देंगे। वो एलजी और एमवी पैनल जो है वो आपके कौन दे सप्लाई कर रहा है? ये हमारा वेंडर होता है, मतलब यहाँ के ओवर पे बैठा बना रहे हैं या स्टेट पूरा बैठा बना रहे हैं, उसमें भी उसकी वर्कशॉप है, तो वहाँ पे वो बैठा बना रहे हैं, उन्हें पैसे चलिए कीमत दे रहे हैं, जेआई दे रहे हैं, फिलहाल दे रहे हैं, कोई नहीं है भाई। Truly speaking, you are in a better position being electrical engineer. इस सवाल को आंसर करेंगे नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ।
मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, लेकिन यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दैट कि उसमें वो जो सर्किट्स हैं उसमें वो कितनी हीट डिसिपेट करते मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था कि लेट्स से कि हम एक ऐसे वेंडर से हमने पैनल ले लिया, आपको पता ही है हमारे काफी सारे यहाँ वेंडर बैठे हैं जो कि पैनल को फैब्रिकेट कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं और लोग लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल सीमेंस या कुछ बड़े सप्लायर ऐसे नहीं है जिनके पास एक एवरीथिंग हम उनसे पूछेंगे कि कितने और वो हमें काम है। उस केस में आप उनसे पूछेंगे यार आपने जो 10 लाख लगाई है इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, वो मुझे सीधा जवाब नहीं देगा, उनसे तो खुद नहीं पता। हैं। यही बात मैं इनको कही थी जब इन्होंने पूछा, आपने पूछा था वो जो बिल्डिंग वेट की बात है, जब आप आर्किटेक्ट से पूछेंगे कि इसका वेट कितना होगा वही भाग किसी और से काम। मैं वाले इन सवालों के लिए नहीं, हमें क्लाइंट था तो वो हमें कहता ये मुझे आप ना फलाना ये कैलकुलेट कर दो। तो मैंने कहा आप हमारा ना डिवाइड कर, अब ड्राफ्टर का काम हमसे मत करवाएं। आपको ये कैलकुलेट करना है, आप अपने ड्राफ्टर से कैलकुलेट करवा दें, हमें आपको कंसल्टेंट रखना है, आपने हमें ड्राफ्ट में नहीं रखा। तो वो जो आपने फार्मूला लगा के किया वो आपने ठीक काम किया, उसी फार्मूले से आप कर लेंगे, उसमें कुछ सेफ्टी ऐड कर लेंगे। यहाँ आप देखें, आपको पता है कि सीमेंस वगैरह इन सब में ये चीज कितनी ही डिसिपेशन होगी। यहाँ पर डाटा नहीं है, अब नाउ इट्स योर जजमेंट, यहाँ पे आपके इंजीनियर जजमेंट आएगी, क्योंकि वो डाटा आपको कहीं से भी नहीं मिलना। जब आप ये देख लेंगे ना कि कॉपर अगर 99% प्योर है, 90% प्योर है। इतनी भी नहीं बात पता चलेगी, इतनी भी पता, अब नाउ दैट योर इंजीनियरिंग जजमेंट कि अब हम भी इसमें करते हैं, हमें भी कई चीजें हम डिजाइन कर देते हैं, आगे वहां पे कुछ और चीज हो जाती है, उधर वैसा बनाते ही नहीं। अच्छा, वो जब वो परफॉर्म नहीं करती तो वो हमें बुलाएंगे कि ना परफॉर्म नहीं करी, हम कहेंगे कि जनाब ये आपने ये किया। अब हमें पता है कि वर्कमैनशिप लेवल की होनी है, हमने पहले ही उसको कंसिडर कर ली। अगर हम उधर वो एग्जैक्ट फार्मूला लगाएंगे तो खाली बैठ गई, हम उसको पहले ही उसको कंसिडर कर लेंगे, हमें पता है कि लेटर ऑन जाके क्लाइंट ने ये हरकत करनी है और बाद में क्लाइंट ने ही फंसना है, और फिर उसने हमें ही बुरा कहना कि आपने ये किया, कॉन्ट्रैक्टर को तो नहीं बुरा कहेगा। और कॉन्ट्रैक्टर ने यार पानी लगाएंगे नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर डिजाइन में आपने प्रोविजन दिया हो तो आपने भी डिजाइन कर लेते, जब तो बहुत बड़ा ब्लेंडर मारेगा ना तो फिर इसको तो फेल कर सकता है डिजाइन, इसको तो वैल्यू फेल कर। ठीक है, तो वो फॉर्मूले वाला ही मामला ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब कितने इलेक्ट्रिकल रूम हैं जहां पर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना हो, कितने परसेंट हो, कितने परसेंट इलेक्ट्रिकल रूम होंगे जहां पर आपने एयर कंडीशनिंग करनी है, हर जगह पे एयर कंडीशनिंग करते हो, एलबी रूम जहाँ पे लोगों को कूलिंग चाहिए उनको कितना टेम्परेचर। टेम्परेचर मुझे जो है ना वो 26 जो है ना 25 26 गर्मियों में कूलिंग की बात करता हूँ, ये तो मस्त है मेरा ये तो मस्त तो बस आप वो फॉर्मूला लगा के उसमें कुछ आप सेफ्टी मार्जिन ऐड कर लेंगे, 50% ऐड कर लीजिए, और इसको आप देखिए और किलो वाट का अगर उसने दिए हुए जैसे इलेक्ट्रिकल रूम में स्विच बोर्ड में जैसे हीट डिसिपेशन दी हुई है 100 किलो की हीट डिसिपेशन रहता है। मैं आपको एक, हाँ ठीक है ओके। तो उसको मैं मतलब है कि डिवाइड कर दूँ 3.5 से, तो ये मैं कह सकता हूँ इतने टन हीट डिसिपेशन दी है उसमें जी। किलोवाट्स में, हाँ जी, सिंपल है, यही करना होगा। डिवाइड बाय 3.5 हाँ तो इतने टन की वो लगेगी। ऐसे ही। वो तो छोटे एसी लगाने के लिए ठीक है फॉर्मूला। छोटी क्या है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, अब मैंने सब स्टेशन के प्रोजेक्ट भी किए, सब स्टेशन के प्रोजेक्ट किए, पर मैकेनिकल वाले कहते हैं ये मेरे हाथ खड़े, मुझे नहीं पता तुम्हारा पैनल कितनी हीट, मुझे उसका केबल टनल भी, केबल टनल केबल टनल उसकी एयर कंडीशनिंग भी करनी है। जी। वो कहता है भाई ये देखो, मुझे नहीं पता तुमने उसके अंदर पैनल में क्या कर रहे हो, खुद ही कैलकुलेट करो, तुमने इंजीनियरिंग की है ना, करके मुझे बताओ, मैं वो तुम्हें सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में डाल दूंगा, बस इतनी बात। तो जो सब स्टेशन के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इस तरह से होता है, जहाँ इलेक्ट्रिकल मेजर चीज हो वहां पर ये काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है,
अब वो नहीं दिएगा तो मैकेनिकल वाला क्या करेगा? अगर मैं हूँ, मैं उसे 5% डाल दूंगा, हर 10% डाल दूंगा, जितना टोटल लोड है। जैसे आप कहते हैं यहाँ से 1,000 किलोवाट का मैं सारा ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, तो 10% तो खैर ज्यादा है, तो 3 to 5% मैं डाल दूँ। लेकिन पहले मैं उनसे पूछूंगा इलेक्ट्रिकल वाले, लेकिन दे आर इन बेटर पोजीशन कि वो उसको आंसर करें। ठीक है। लेकिन वो कहेंगे जनाब नहीं, मैंने तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो फिर मैं आया तो मैं सर्च करूंगा। तो 3 to 5% मैं वो सेफ साइड के ऊपर रखते हैं। ठीक है। तब वो नहीं नहीं, इससे ज्यादा होगी कि कम होगी? इतने को इतनी तो होगी ना, बस ये तो ज्यादा नहीं दैट कॉल इट। जब आगे कुछ भी नहीं है, मुझे पता है 3 से 5%, दैट 3 से 5% ऑफ व्हाट? जो भी उसका जो ओवरऑल लोड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना वो, पावर